बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो, मज़े की गुजर रही हो। सबसे पहले एक अहम खबर है, अलर्ट होना चाहिए हमें सबको अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपनी प्राइवेसी को लेकर, और इसी को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान भर में साइबर जराइम की एक नई और ख़तरनाक लहर जनाब सामने आई है, जहाँ व्हाट्सएप अकाउंट्स को हाईजैक करने के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जी हाँ, और कौमी इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने मुल्क भर में अलर्ट जारी करते हुए खबरदार किया है कि साइबर हमलावर जाली कॉल्स, फेक लिंक्स, OTPs और QR कोड्स के जरिए न सिर्फ आम सारिफीन बल्कि कारोबारी और दफ्तरी व्हाट्सएप अकाउंट्स को भी निशाना बना रहे हैं। तो हुकाम के मुताबिक अकाउंट हाईजैक होने के बाद सारिफीन की शनाख्त इस्तेमाल करके फ्रॉड, जाली पैगामात, माली धोखाधड़ी और संगीन जुराइम जैसे इर्तकाब जो है वो कर सकते हैं। इसलिए अपने अकाउंट को, अपने फ़ोन को महफूज बनाइए। और अगर आपके अकाउंट में आपको कहीं पर भी लगता है कि आपके फ़ोन के अंदर, आपके व्हाट्सएप के अंदर कोई ऐसा मैसेज आया है, तो उसको ओपन करने से गुरेज कीजिए। ऐसे किसी लिंक को ओपन करने से गुरेज कीजिए जो कि आपकी सारी प्राइवेसी तो ब्रीच करेगा ही, साथ आपका अकाउंट हैक हो जाएगा और फिर उनकी मर्जी जो चाहे वो आपके अकाउंट से डिटेल्स ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट ब्लैकमेल कर सकते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकों से। और इस तरह के मुख्तलिफ गिरोह हैं जो काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हो चुके हैं, और जब अलर्ट जारी होता है इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा मामला बढ़ चुका है। मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया है और उसी की बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ होता है। आपको कोई OTP आता है, आपका कोई कोरियर पहुँचा हुआ, आपके कोई ऐसा ऑर्डर जो आपने किया हो ऑनलाइन, उसका बहाना बना के मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको ट्रैप किया जा सकता है। लेकिन किसी अननोन लिंक को, किसी अननोन OTP को, कोई ऐसी मालूमात जो आपकी पर्सनल हैं, आपके बैंक अकाउंट से मुतल्लिक हैं, आपकी ज़ात से मुतल्लिक हैं, आपकी फैमिली से जुड़ी हुई हैं, तो आप किसी भी धोखे में ना आए। और अब तो जिस तरह से AI का दौर है इशाल, आपकी आवाज़ या आपके किसी प्यारे की आवाज़ को तब्दील किया जा सकता है, उनकी तस्वीरों को, उनकी जाली वीडियोस बना के किसी भी तरीके से ट्रैप किया जा सकता है। तो इस तरह के किसी भी धोखे से आपने चौकन्ना रहना है, उससे गुरे। बिल्कुल जी। अब आ जाते हैं हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब, और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की सरजमीन कीमती मादनियात से मालामाल है। हुकूमत ने कीमती पत्थरों की पहली कौमी जेमस्टोन पॉलिसी मुतारिफ करा दी है। कितने पाकिस्तान के अंदर जेमस्टोन्स मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान मादनियात से भरपूर मुल्क है, और अब हुकूमत ने इसके ऊपर पॉलिसी तरतीब देने का और इससे फ़ायदा उठाने का एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली और निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही अच्छा इकदाम है। इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। बिल्कुल, और फिर बात करेंगे कि अगर कुत्ता काट ले तो इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सी कीमती जानें जा रही हैं। 800 जो कुत्ते हैं वो काट चुके हैं कराची में रवा माह में, और इसकी वजह से केसेस रिपोर्ट होने वाले हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो सके। उसके लिए फौरी तौर पे किस वैक्सीन की ज़रूरत होती है, उसकी शॉर्टेज कहाँ पर है और उसको कब पूरा किया जाएगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कराची में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फ्राहमी बंद करने का फैसला। शहरियों को उनकी दहलीज पर पाइप लाइनों के जरिए पानी फ्राहम किया जाएगा। इससे पहले भी कराची शहर टैंकर्स माफिया की हम समझ रहे हैं कि उनकी उसके ऊपर गुजारा करता है, लेकिन टैंकर माफिया से बहुत सारे हादसात भी होते हैं और उसके बाद बर वक्त पानी की दस्तयाबी भी मुमकिन नहीं हो पाती है। तो अब क्या लाहे अमल है, किस तरह से टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फ्राहमी बंद करके पानी फ्राहम किया जाएगा, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। बिल्कुल, और फिर बात होगी क्रिकेट की। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज ने मैनेजमेंट से प्लेयर्स ऑक्शन का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमें प्लेयर्स चाहिए होते हैं उसे कोई और ख़रीद लेता है। तो टाइमली इस प्रोसेस को भी मुकम्मल किया जाए। और साथ में अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का शानदार आगाज़ हुआ है। वर्ल्ड कप 2026 में वार्म अप मैच में अमेरिका को जनाब 69 यानी कि 69 रन से शिकस्त दे दी है। तो फातिहाना आगाज़ एक आपके मोराल को भी बेहतर करता है। जीत का तसलसल जारी रखने के लिए, इसे बरकरार रखने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर माहिरीन की राय शामिल करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि नुकसान और नाकामी के बाद खुद को कैसे संभालें। क्या इंसान के हालात इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, या कंफर्ट जोन से छोड़ने से डरता है, मुश्किलात से डरता है? आखिर क्या वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे, इन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। और पाकिस्तान नाज़रीन अपने खरबों डॉलर मालियत के जो गैर इस्तेमाल शुदा मादनियात थे,
अब बिलाखिर उन मादनी वसाइल को महज कुदरती दौलत की बजाय स्ट्रेटेजिक मुआशी तरक्की की बुनियाद बनाने की समत तेज़ी से बढ़ रहा है। और आलमी जरीदे द नेशन इंटरेस्ट में शाया होने वाली जो एक तफसीली मजमून है उसके मुताबिक ये बताया जाता है कि अब हुकूमत पाकिस्तान के जो मादनी पॉलिसीज़ हैं उनमें इस्लाहात करने जा रही है और इससे आलमी मयार के हम आहंग बनाने जा रही है। जी हाँ, एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बेशबहा मादनियात हैं, जिसमें कोयला है, जिसमें गैस है, जिसमें सोना है, जिसमें कोयला है और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनको दरियाफ्त ही नहीं किया जा सका। तो अब फाइनली इस गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, ये सेहरा भी नहीं के सर जाता है ताकि शफाफियत, बैनुल-अक़वामी शराकतदारी और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुल्क को अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक मरकज़ बनाया जा सके। रेकोटेक जैसे आलमी सतह के मंसूबे जो हैं वो नायाब मादनियात, कीमती पत्थरों और आने वाले पाकिस्तानी मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 के ज़रिए पाकिस्तान खुद को सरमायाकारी के लिए तैयार एक उभरती हुई माइनिंग मैशत के तौर पर पेश कर रहा है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मैशत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बेशुबहा ख़जाने मौजूद हैं, लेकिन अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया है और टारगेट रखा गया है कम से कम $1 बिलियन तक इसको सालाना ले जाया जाएगा और उसके बाद ग्रेजुअली इसमें इजाफा किया जाएगा। ये मुमकिन होगा? आगाज़ कहाँ से होना चाहिए? सही अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमें भी कई दिहाइयों से ये बात पता है कि बलूचिस्तान में कई हजार अरब डॉलर की मादनियात, तांबा, सोना और दूसरे मादनी ज़खायर हैं। और ये बिल्कुल वाज़ेह था कि अगर इन दिहाइयों में इस पर काम होता तो पाकिस्तान इतना ही खुशहाल मुल्क होता जितना कि तेल की दौलत से मालामाल अरब ममालिक है। लेकिन कभी इसमें दिलचस्पी नहीं ली गई। इसकी बड़ी वजह है कि मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में खुशहाली आए और पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि हमारी ताकत है। लेकिन मुल्की अशराफिया भी नहीं चाहता और IMF भी नहीं चाहता। ये बिल्कुल वाज़ेह है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हम कर पाएंगे या करना चाहते हैं, या हमने बनाया या बैरूनी पहली दिलचस्पी बाहर से आई है। देखिए, अमेरिका और यूरोप ने ये महसूस किया है कि चीन को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए जो हिकमत अमली है उसमें CPEC को सुस्त करना। अब जाहिर बात है कि CPEC को सुस्त तो हो जाएगा लाजमी, और ये प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे तो CPEC सुस्त हो जाएगा, क्योंकि वो चीन को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक साथ दोनों प्रोजेक्ट तो नहीं चल सकते, क्योंकि आपको भी सरमायाकारी कर। तो अचानक जो वजह है हमारी नहीं है, अचानक उनकी दिलचस्पी है क्योंकि वो चीन को कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरी बात ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि 2025 बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा जो है दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं। और जो मैं आपको बता दूं कि जो आलमी इंडेक्स है वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान दुनिया की बड़ी दहशतगर्द तंजीमें हैं और उनको आपको भी पता है कि भारत और अफगानिस्तान की हिमायत हासिल है। तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ी हैं और हमने उनका दिलो दिमाग जीतना बुनियादी शर्त है। अगर वहाँ कोई प्रोजेक्ट आना है तो वहाँ की मुकामी आबादी को ये एहसास दिलाना कि ये उनका प्रोजेक्ट है, उनका फायदा होगा। कह रहे हैं डॉक्टर शाहिद हसन साहब, और यही वजह है शायद वहाँ पर मादनियात बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वसाइल ना होने के बायस अभी तक उन तक पहुँचा नहीं जा सका। और दूसरी वजह जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पर दहशतगर्दी जिस तरह से पनप रही है, बहुत सारे जो शरपसंद अनासर हैं शायद वो चाहते भी नहीं है कि उन ज़हायर तक पहुँचा जा सके। उनको लूप में लिया जाना, उनको बताया जाना कि उनका इसमें कितना बड़ा फ़ायदा है अगर वहाँ पर रिकॉर्ड एक मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचता है या मादनियात वहाँ से निकाली जा सकती हैं। आप क्या समझते हैं रेकॉर्ड एक मंसूबा पाकिस्तान की मईशत में क्या किरदार अदा कर सकता है आने वाले दिनों में? और मादनियात निकालने के लिए, इस तरह आप भी कह रहे थे पता नहीं हमारी अपनी पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं या फिर बाहर से ये पॉलिसीज़ आई हैं, तो क्या हमें बाहर से ही मदद लेनी चाहिए इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए, मादनियात को निकालने के लिए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि कुदरत का कानून है, वो ये है कि एक मुल्क की सरमायाकारी से दूसरे मुल्क की किस्मत नहीं बदला करता। अगर हम ये प्रोजेक्ट जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले एक बात बता दूं, कौम को भी समझना होगा। CPEC 14 साल पहले आया था, $26 अरब की सरमायाकारी हो गई। जब 2014 में बांग्लादेश हमसे फीकस आमदनी में भी पीछे था, उनका मईशत का हजम भी हमसे कम था, उनकी बरामदात भी हमसे कम थी। वहाँ CPEC नहीं है, यहाँ CPEC आ गया, लेकिन हम बहुत पीछे चले गए बांग्लादेश से भी। उसकी वजह क्या है कि मैं बुनियादी बात यह है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आपका सवाल है
कि अगर कोई भी मंसूबे को कामयाब बनाना है तो मैचिंग मुल्की सरमायाकारी भी होनी चाहिए, जो हमारे पास वसाइल न है, न पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 2 शर्त ये होती है उसकी शराइत इतनी सख्त ना हो जितनी सीपैक की हैं, कि आज पोजीशन ये है कि सीपैक से जो सरमायाकारी आई हम उसका मुनाफा भी बाहर नहीं भेज पा रहे और हमारे लिए एक मुसीबत बन गई। क्या ये दोनों चीजें यहाँ पर आएंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। असल बुनियादी बात जो है वो ये है जो आपका सवाल है। देखिए, इस वक्त हम 25,000 अरब रुपया सालाना टैक्सों की मद में कम वसूल कर रहे हैं और उसको वसूल करने का कोई इरादा नहीं है हुकूमत का, तो उसके बगैर वसाइल कहाँ से आएंगे। नंबर 2, हमारी जो मुल्की बचतें माजी में थी उसके मुकाबले में आज 10,000 अरब रुपया सालाना कम है। नंबर 3, जो मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में मजमूई माजी में रह चुकी थी आज उससे 12,000 अरब रुपया सालाना कम है। चौथी चीज ये कि बैंकों के कर्जों से पैसा आता है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की वाहिद मिसाल इस वक्त है कि हमारे बैंकों ने जो कर्जे दिए हैं, तिजारती बैंकों ने खास तौर से, वो दिए सिर्फ 13,000 अरब रुपए की, और हुकूमत को उन्होंने दिया बजट खसारे के लिए 31,000 अरब रुपया। तो जब आपको ये तीनों चीजें नहीं है तो आप अपनी मैचिंग सरमायाकारी कहाँ से करेंगे, ये बुनियादी सवाल है। जो भी आप करें, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर वहाँ के लोगों के दिलो दिमाग जीते हैं, दहशतगर्दी पर काबू पाएं, तो आप अवाम के साथ अगर इक़्तिसादी दहशतगर्दी करें, आपके वसाइल नहीं हैं। फिर एक और बड़ी मैं आम बता दूं, मुस्लिम लीग नून के मंशूर में था कि जो बैरूनी से तरसीलात आती हैं उसका 50% जो है मुल्की सरमायाकारी में जाएगा। अब मैंने देखा कि 7 वर्षों में पाकिस्तान में रेमिटेंसेज आई है 201 अरब डॉलर। इसका मतलब 50% बनता है 100 अरब डॉलर। अगर ये 100 अरब डॉलर बनता तो हम तो सारे प्रोजेक्ट खुद शुरू कर चुके होते। तो मैं जो बार बार कहना चाह रहा हूँ कि दहशतगर्दी पर काबू पाना, अपने वसाइल बढ़ाने के लिए इनकलाबी इक़दाम उठाना, ये हुकूमत की पॉलिसी में नहीं है। अच्छा, ये पॉलिसी में होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही तरफ आपने निशानदेही की है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी एक इस अमल को शफाफ बनाना वो कितना ज़रूरी होगा। माजी में हमने देखा बहुत से प्रोजेक्ट शुरू हुए, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स के जो सरबराहान थे वो अपनी जेबें तो गर्म करते रहे, लेकिन मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हो सका। तो ये सारा अमल बहुत ही शफाफ हो, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफाद में हो, और ख़ास तौर पे उस खित्ते के लोगों के मफाद में हो। इसके लिए क्या मेकनिज़म बनाना होगा, और साथ में सीपैक बंद करना क्यों ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों को, हमारा मफाद तो इसी में है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ लेके चला जाए। सीपैक भी उतना ही ज़रूरी है जितना रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालना, और उसकी रॉयल्टी हमारे पास होनी चाहिए। ये सारी शराइत जो हैं ये कितनी ज़रूरी हैं इसमें शामिल होना। दो बातें आपने की हैं। पहले मैंने ये नहीं कहा सीपैक बंद होगा, नहीं, बंद नहीं होगा, लाजमन स्लो होगा। और ये बात इसलिए ज़रूरी है कि सीपैक का जो अब इकोनॉमिक जोन बनने थे वो अब बनने थे सेकंड फेज में, जिसका फ़ायदा 1 साल के अंदर आना था। 1 साल के अंदर बरामदात शुरू हो जाती, वो यकीनन सुस्त हो जाएगा। लेकिन ये जो मिनरल्स हैं इनके फायदे अभी इनको 5-10 साल के बाद पहुंचेंगे, अभी नहीं पहुंचेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये रिकोडिक की आपने बात की, तो रिकोडिक जो है ये तो हमने 10 अरब डॉलर का जुर्माना से बचने के लिए, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी ने गलत फैसला करके पाकिस्तान को फंसा दिया था, जो आप शफाफियत की बात कर रहे हैं, तो वो तो मजबूरी का प्रोजेक्ट था। अब वो 50% हिस्से हम दे चुके हैं, तो अब रिकोडेक में मजीद सरमायाकारी बाहर की लेना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। हमें अपनी सरमायाकारी करनी होगी। एक तो बुनियादी बात ये है। तो सीपैक को सुस्त करना भी हमारे लिए नुकसानदेह इसलिए है कि सीपैक का फायदा 2026 में आना था। ये जो मिनरल्स के प्रोजेक्ट है, अगर ये अल्लाह करे ठीक ठाक चलें, अभी तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं। दहशतगर्दी की जब वारदातें खुदा न खास्ता हो रही हैं, तो वो तो सरमायाकार आने में भी उनको मुश्किलात पड़ेंगी। आपने देखा था कि हमने टापी का एक प्रोजेक्ट बनाया था, तुर्कमेनिस्तान से हिंदुस्तान तक पाकिस्तान के जरिए गैस पाइपलाइन, वो नहीं बना क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी हो रही है। हमारी जो साजिश है, जो पाकिस्तान को सोचना है, आज साजिश ये है कि खुदा न खास्ता गिलगित बल्तिस्तान और केपी और बलूचिस्तान को अलग किया जाए, क्योंकि इसके जरिए से चीन, अफगानिस्तान और ईरान से हमारी सरहदें हैं, और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कीमत है। देखिए, पाकिस्तान में इतना कुछ है, लेकिन हमें बार बार जो सोचना है, ट्राफिया वगैरह के मुफाद में ये सारे प्रोजेक्ट को छोड़ चुके हैं। ये जो आज अचानक आया है, ये तो अमेरिका और यूरोप ने पहले दिलचस्पी ली। उनको बलूचिस्तान में आना है ताकि ईरान में इंटरफेयर कर सकें, उनको अफगानिस्तान में आना है ताकि वो बिलग्राम एयरपोर्ट लेना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं। अगर इसमें हमारा फायदा हम जरूर करें, लेकिन मैंने बार बार कहा कि अगर टैक्सों की वसूली, कौमी बचतें, मुल्की सरमायाकारी
पॉलिसी जो है वो सही होनी चाहिए, दुरुस्त समत में होनी चाहिए और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाने के लिए ही हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के नुक्तों को उठाएं, इस तरह के मुद्दों को उठाएं कि अगर हुकूमती प्रायोरिटी पर ये नहीं होगा मामला तो फिर इसी तरह से ये चलता रहेगा, मंसूबे शुरू होने की बातें होती रहेंगी, लोग अपनी जेबें भरते रहेंगे और फिर यूं ही ये सिलसिला चलता रहेगा। हम भी अपने बचपन से सुन रहे हैं कि मादनियात से माला माल ये मुल्क है, लेकिन अभी तक उन मादनियात को उन ज़हायर तक पहुँचे जाने की कोई पॉलिसी अभी तक पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत। और कराची जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था आज भी कहलाता है, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए हमलों के बायस खौफ की फ़िज़ा है, लोग परेशान हैं, बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, गटरों में मैनहोल्स के अंदर वो गिर रहे हैं, डंपर्स के नीचे आके हलाकतें हो रही हैं। तो ये सिलसिला लोगों को, शहरियों को परेशान किए हुए है और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि अगर खुदा न खास्ता कुत्ता काट ले तो उसके लिए वैक्सीन दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से कई कीमती जानें चली जाती हैं। बिल्कुल जी, और फिर शहर की सड़कें, गलियाँ और रिहायशी इलाके जब शहरियों के लिए महफूज ना रहें और वहाँ पर कुत्तों की वो अजगा बन जाएँ तो फिर शहरी कहाँ जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि रवा माह में भी 800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिन्हें कुत्तों ने काटा है, जो न सिर्फ अवामी सेहत के निज़ाम पर सवालिया निशान उठा रहा है कि रेबीज़ वैक्सीन भी मौजूद नहीं होती है, जिसके बायस बहुत सारे लोग अपनी जान की बाजी हार बैठते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद साहब, माहिर वबाई अमराज हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, शहर कायद के अंदर हम देखते हैं आए रोज़ इस तरह के वाक़यात, हर साल ही बल्कि इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं कि 800 केसेस रिपोर्ट हो गए, 900 केसेस रिपोर्ट हो गए, इतने लोग जो है उनकी हलाकतें हो गई। तो वैक्सीन का दस्तियाब ना होना, इसकी क्या वजूहात हैं? क्या ये बहुत कोई नायाब वैक्सीन है जो कि दस्तियाब नहीं होती है, उसकी कमी को पूरा नहीं किया जा पा रहा? और दूसरा बताइएगा कि काटने के कितने घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके अंदर वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी होता है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, वैक्सीन जो है वो ये नॉर्मल वैक्सीन नहीं है जो कि जैसे कि बच्चों को दी जाती है या जैसे हम फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं। ये वो वैक्सीन है जो कि अमूमन सिर्फ उस केस में लगाते हैं जब किसी को कुत्ता काट लेता है या वो लोग जिनको कुत्ते काटने के चांसेस ज़्यादा है, जैसे कि जो लोग कुत्तों के साथ काम करते हैं। ये जो वैक्सीन होती है ये जो रेबीज़ के सेंटर्स हैं, ये जो इमरजेंसी रूम्स हैं वहाँ पे है। एंड बेहतर होता है कि अगर आप ये वैक्सीन के लिए आप जो हमारे बड़े सेंटर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इंडस है, जिना है, इन जगहों पे ये वैक्सीन आराम से मिल जाती हैं एंड ये रिलायबल भी मिल जाती हैं वहाँ पे। अगर ये मिल जाती हैं डॉक्टर साहब, फिर ये इतनी ज़्यादा अमवात, 800 केसेस तो रिपोर्ट हुए हैं काटने के और बहुत से ऐसे होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं हुए, लेकिन कराची शहर के साथ साथ जो रूरल एरियाज़ हैं, जो देही सिंध के इलाके हैं, वहाँ पे तो साल से हम यही सुन रहे हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, वैक्सीन की शॉर्टेज है। तो ये क्या बहुत महंगी है? अगर कोई प्राइवेटली करना चाहे तो क्या मेडिकल स्टोर पे दस्तियाब भी होती है या नहीं? देखिए, ये जो वैक्सीन होती है ये सिर्फ यानी कि अगर किसी कुत्ते ने काटा है तो इसकी ट्रीटमेंट में सिर्फ वैक्सीन नहीं, ये पूरे कुछ स्टेप्स होते हैं इसके जो उनको फॉलो करने की ज़रूरत होती है। तो ये आप खुद से नहीं कर सकते मेडिकल स्टोर जाके। बेहतर होता है कि आप इमरजेंसी में जाएं अस्पताल के, क्योंकि वही ये चीज़ को डील करते हैं। मगर अगर सबसे पहला काम जो आप करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करना है, इवन बिफोर इमरजेंसी जाएँ, आप इसको साबुन और पानी से अच्छी तरह उसको धो लें। इवन अगर आप साबुन पानी से धोएं तो जो रेबीज़ लगने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते मगर कम हो जाते हैं। सेकंड चीज़ ये कि एक दफ़ा आप इमरजेंसी में जाते हैं तो फिर हमको देखना पड़ता है कि एक तो ये कि वैक्सीन के अलावा दूसरे अद्वियात देने की ज़रूरत है कि नहीं है जिससे रेबीज़ बचे, एंड वो हम काटने के नौयत पे डिसाइड करते हैं, क्यों काटा, कैसे काटा, किधर काटा, कितना डीप है। तो इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं एंड रियली आई वुड नॉट से कि आप खुद से इसको अपने हाथ में लेके इसको डील करें, बिकॉज रेबीज़ जो है वो 100% फेटल है। एक दफ़ा रेबीज़ हो गए तो इससे आप बच नहीं सकते, इससे 100% लोगों की मौत होती है। अच्छा डॉक्टर फैसल, ये भी बताइएगा कि कितने घंटे इंपॉर्टेंट होते हैं? मेरा पहला क्वेश्चन भी था कि आखिर कुत्ते के काटने के फ़ौरन बाद क्या इमरजेंसी ले जाना चाहिए या फिर घर पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट, और पहले कितने आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, एक दफ़ा कुत्ते ने काटा है तो बेहतर ये है कि आप इंतज़ार ना करें, ये ना करें कि चले हम 3-4 दिन में चले जाएंगे। जितनी जल्दी आप जाएंगे उतना उसका बर वक्त इलाज होगा। जैसे मैंने कहा कि पहला काम तो उसको अच्छे रनिंग पानी से उसको साबुन और पानी से धोना है। आपको ऊपर से डिटॉल या बाकी चीज़ नहीं लगाएं, सिर्फ साबुन पानी से उसको मल के धो लें और फिर फ़ौरन इमरजेंसी में चले जाएँ ताकि उसके फिर बाकी इलाज कर सकें उसका। अच्छा, वो जो हम बचपन से डॉक्टर साहब सुनते आ रहे हैं कि 14 टीके लगेंगे, 14 इंजेक्शन लगेंगे पेट में,
क्या अब भी वही तरीक़ाकार है या उसमें कोई जिद्दत आ चुकी है, और क्या ये वही रेबीज़ वैक्सीन ही है जो लगाई जाती है, मरहलावार लगती है, एकदम से लगती है, उसका तरीका क्या होता है? जी बिल्कुल, तो वो ज़माना बहुत पहले ख़त्म हो गया था, 14 इंजेक्शन पेट वाला। जो लोगों को ज़्यादा डराता था कि शायद कुत्ते ने काट लिया, मगर 14 इंजेक्शन कौन लगाएगा। अब ये नॉर्मल वैक्सीन होती है जो लगती है। इसके 4 या 5 डोजेज़ होते हैं डिपेंडिंग आप कौन सा इसमें लें वैक्सीन। मगर वैक्सीन के अलावा दूसरी दवाइयाँ भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेबीज़ वैक्सीन के अलावा टेटनस का वैक्सीन, क्योंकि वो भी उससे लगने के चांस होते हैं, एंटीबायोटिक दी जाती है। और अगर ज़ख़म डीप है तो फिर ज़ख़म के आसपास भी हम दूसरी एक दवाई देते हैं जो कि वायरस को फ़ौरन ही उसको मार दे। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर फैसल साहब, हमने देखा जब सैलाब के दौरान एक बच्चा, लड़का जवान जो कि वहाँ पर समाजी सरगर्मियों में सरगर्म था और वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों में सरगर्म था, उसको कुत्ते ने काट लिया। उसके बाद वो काटने को दौड़ता था, उसको बांध कर रखा गया, उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, उसको वैक्सीन लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। तो ये क्या रेबीज़ वैक्सीन लगने के बाद भी रेबीज़ का शिकार हो सकता है पेशेंट? कितने चांसेस होते हैं रिकवर करने के? थोड़ा सा ये भी डिटेल से हमें बताइएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरी अहमियत ये वही अनदर रीज़न वाई कि आप किसी अच्छी जगह जाके अपना इसका इलाज कराएं, क्योंकि रेबीज़ वैक्सीन कितनी लगानी है, जिससे पे कहाँ लगानी है, किस डोज पे लगानी है, और उसके इम्यूनोग्लोबुलिन दूसरी दवाई है वो लगानी कि नहीं लगानी, ये सब अगर आपने सही नहीं किया, अगर गलत जगह लगा दिया, फॉर एग्जांपल अगर पीछे कूनों पे लगा दिया तो ये काम नहीं करती। सो फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसी जगह जाएँ जहाँ पे इसका इलाज जिनको पता है वो करें। मगर ये याद रखें कि रेबीज़ की वैक्सीन जो है वो रेबीज़ के बचाव के लिए है। एक दफ़ा रेबीज़ हो जाए तो फिर आप उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ओहो, अच्छा, इसका मतलब है कि वो बंदा बच नहीं पाता जिसको एक बार रेबीज़ हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा जो घर में पालतू कुत्ते होते हैं जो कि आपने घर में पेट के तौर पर रखे हुए हैं, क्या अगर वो कुत्ता काट ले तो भी आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए, तो भी आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, तो भी रेबीज़ हो सकता है, या फिर ये जो आवारा बाहर के कुत्ते हैं सिर्फ उनके काटने से होगा? डिपेंड करता है। जो घर के जो कुत्ते होते हैं अमूमन उनको रेबीज़ की वैक्सीन लग चुकी होती है, तो उनको रेबीज़ नहीं लगता। तो आपके अपने पालतू जानवर जो हैं उनके प्लीज़ सारी वैक्सीनेशन जो है वो करते रहें। सेकंड चीज़ ये कि ये भी हम देखते हैं, एंड याद रखें सिर्फ कुत्तों से नहीं, बिल्लियों से भी लग सकता है, चमगादड़ से भी लग सकता है, तो और भी जानवरों जैसे ही लग सकता है। तो किसी जानवर से आपको कोई चोट लगे तो प्लीज़ डॉक्टर से रुजू करें, ताकि हम डिसाइड कर लें कि आपको रेबीज़ या दूसरी तीसरी चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जिसको कुत्ते ने काटा उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए फ़ौरन, ऐसा कुछ है या ये मिथ है? ये मिथ नहीं है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। रेबीज़ के जो अलामात हैं उसके अंदर एक ही अलामत होती है कि अगर किसी शख्स को रेबीज़ हो और उनको आप पानी दें तो वो पानी नहीं पी पाते। पानी से उनको डर लगता है एक तरह से। अच्छा। ये डायग्नोसिस में इस्तेमाल करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि अगर उनको पानी पिलाएं तो कोई किसी कुत्ते ने काटा आप उनको पानी पिलाएं तो कोई मसला होगा। ये सब वो अलामात में शामिल है जिनको ऑलरेडी रेबीज़ हो चुकी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पेट्स होते हैं उनके हवाले से कोई कौन कौन सी वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है, किन चीज़ों की एहतियात बरती जाए और कोई भी रिस्क ना लिया जाए? जिस तरह शाल भी पूछ रही थी कि अगर पालतू कुत्ता जो आपने रखा हुआ है वैक्सीनेशन के बावजूद अगर वो काट ले तो क्या फिर बिल्कुल ही आप रिलैक्स रहें या फिर भी आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? अलामात क्या होती हैं किसी ख़तरे की घंटी बजने की? देखिए, अगर आपका पालतू जानवर थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहा है अपने नॉर्मल से, तो वो एक ख़तरे की अलामत होती है। आपके जानवरों को कौन कौन से वैक्सीन देने की ज़रूरत है, इसका जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज़ वो जानवर के डॉक्टर हैं, वो ज़्यादा बताएंगे आपको। मगर इसका ये ज़रूर मतलब है कि उनसे प्लीज़ जब भी कोई पालतू जानवर लें तो एक दफ़ा चेकअप के लिए ज़रूर रुजू करें, ताकि वो आपको स्केड्यूल दे दें। अगर किसी कुत्ते ने काटा या बिल्ली ने स्क्रैच किया या बिल्ली ने काटा है, तो इवन अगर वो वैक्सीनेटेड है तो फिर भी आपको दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जानवरों से आपको लग सकती हैं, जिसके लिए वैक्सीन मौजूद होती नहीं है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे, माहिर वबाई अमराज और रेबीज़ एक ऐसा मर्ज़ जिसकी वजह से बहुत सी कीमती जानें हैं
कोई भी रिस्क लिए बगैर फौरी तौर पे अगर कुत्ता काट ले तो उसको साबुन के साथ, साफ पानी के साथ धो लें और फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचें और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवाइए। नहीं, पर आपको बताएं कि कराची में पानी के देरीना बहरान पर एक बड़ी पॉलिसी तब्दीली सामने आ गई है। बल्दिया उज़्मा कराची ने शहर में टैंकर्स और वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फ्राहमी बतदरीज ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाटर कॉरपोरेशन के आला हुकाम को हिदायत दी है कि शहर में कायम तमाम जो 7 वाटर हाइड्रेंट्स हैं उनको मरहलावार बंद किया जाएगा। बिल्कुल, और कब ये मसाइल हल होंगे इसके लिए हुकूमती सतह पे क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, पहले तो बात कर लेते हैं अपनी नुमाइंदा रबिया खान से और उनसे जानते हैं कि आवाम को किन मसाइल का, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी रबिया, बताइएगा ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, सूरत हाल तो जो हम देख रहे हैं वो जू की तू है। फ़िलहाल जो है वो सिर्फ ऐलान किया गया है वाटर हाइड्रेंट्स बंद करने का, और जो हुकूमत के सरकारी जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं जिनकी तादाद जो है वो 7 है, और इलाकों की अगर बात करें तो नीपा समेत जो है वो सफूरा और इसके अलावा जो है वो सफ़ी हसन समेत बताया जा रहा है कि लांडी में 2 वाटर हाइड्रेंट हैं, जिसकी जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दिसंबर 2025 में जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और मुर्तज़ा वहाब का ये कहना है कि उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा, यानी 2026 में उनसे किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा और इंतज़ार किया जा रहा है कि K4 का जो मंसूबा चल रहा है, इसके अलावा हब कनाल का से जो पानी आना है कराची को, उसके बाद जो है वो बतदरीज यानी एक एक करके जो है वो वाटर हाइड्रेंट्स को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद तकरीबन 7 जो है वो सरकारी वाटर हाइड्रेंट्स हैं, लेकिन कराची में गैर कानूनी तौर पर जो है वो दर्जनों वाटर हाइड्रेंट्स जो है वो चल रहे हैं, जिससे पानी जो है। ठीक है, शुक्रिया रबिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। और अभी आपको बताएं कि दुनिया की कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड को बिछड़े 14 बरस बीत गए हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज़ जिन्होंने हासिल किया। शोक चंचल और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने वाली अरफा आज हम में नहीं है, और मगर अरफा की तरह दीगर कई कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल्स हैं जो कि इस मिशन को जारी रखने का अपना अज़म लिए हुए हैं। बिल्कुल, अरफा करीम रंधावा एक फूल था जो मुरझा गया, मगर उसकी जो खुशबू है वो आज भी हमारे दिलो दिमाग में छाई हुई है, महक रही है। और अरफा करीम नाज़रीन 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद में पैदा हुई थी और सिर्फ 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज़ भी उन्होंने हासिल किया है। तो ये उनकी अचीवमेंट है। बहुत सी हमारी बच्चियों के लिए वो आज भी मशअल राह हैं, एक मिसाल है, एक रोल मॉडल हैं। और अरफा ने अपनी लाजवाल काविश की बिना पर फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल जीता, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड अपने नाम किया और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाज़ात भी अपने नाम किए। बिल्कुल जी, छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो कि 2005 में माइक्रोसॉफ्ट के खालिक बिल गेट्स ने अरफा करीम से खुसूसी मुलाकात की और फिर उन्हें माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन की सनद भी अता की थी। तो ये बहुत ही ज़हीन बासलाहियत बच्ची थी, लेकिन बहुत जल्द, बहुत कम वक्त लेकर आई थी खुदा ताला से और बहुत जल्द अपने खालिक के हकीकी से जा मिली। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के जानिब। और नाज़रीन, नुकसान और नाकामी ज़िंदगी के वो तल्ख मगर नागुजर बात हैं जो कि हर इंसान को किसी न किसी मरहले पर पेश आते हैं। कभी इम्तिहान में फ़ेल होने का डर, या फ़ेल हो जाना, नाकाम हो जाना, किसी गेम के अंदर हार जाना, या फिर अपनी जॉब के अंदर कुछ इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, अपनी ज़िंदगी के फैसलों में कुछ गलत फैसले कर बैठना और हार बैठना। बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन एक बड़ी वजह इसकी ये होती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। वो क्या वजह है? वो सुस्ती है, वो आदत है, वो काहली है, या देखा देखी हम इंतज़ार करते रहते हैं अच्छे वक्त का, और वो अच्छा वक्त तब तक नहीं आता जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते नहीं हैं। तो इसका हल क्या है? इम्तिनान अहमद मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तिनान भाई, आपको वेलकम कहेंगे। हमारी यूथ ख़ास तौर पे और हम खुद भी किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक ये इस बीमारी में मुब्तला है कि कंफर्ट जोन से ना निकला जाए। तो जब तक हम इसके अंदर रहेंगे, आसानियों को तरजीह देते रहेंगे, तब तक तो मेरे ख्याल में नामुमकिन है किसी कामयाबी को हासिल करना या किसी टारगेट को अचीव करना। 100%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, हमें ये लगता है कि जो कुछ फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कामयाबी हो सकती है, नाकामी हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एफर्ट्स पर डिपेंडेंट है। आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, चीजें कितनी ज्यादा स्पीड से डेटा इंफॉर्मेशन लोगों के पास अवेलेबल है। साइंस पता क्या कहती है, और आजकल ये अराउंड द वर्ल्ड एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है, ये कहती है कि अगर आप खाना खाते हैं ना,
तो आपका खाना आपके जिस्म में जाकर हजम हो जाता है, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उससे आपके जिस्म में खून बनता है। आप जिम जानते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसल्स बनते हैं, आप विटामिन खाते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन आपके जिस्म में कोई ऐसा प्रोसेस होता ही नहीं है जिससे आपको अच्छे थॉट्स या किसी किस्म के भी थॉट्स आ सकें, आइडियाज आ सकें। ये आइडियाज का आना हमारे जिस्म के अंदर नहीं होता है, ये गैब से आते हैं। वो गालिब कहता था ना कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। जब इंसान ये मान लेता है ना कि हर कामयाबी हर नाकामी मिन जाने बल्ला है, तो उसके ऊपर वो कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलता है और वो खुश दिली के साथ अपनी जिंदगी के हर कामयाबी और नाकामी को एक्सेप्ट करता है। हमें ये लगता है कि नहीं, ये मेरी वजह से हुआ, मैं ज्यादा मेहनत कर सकता था, मैं गिवन रिसोर्सेज में जो कर सकता था, जो मेरे हाथ में था, मैंने वो किया, उसका रिजल्ट अल्लाह ने देना है। माली दा का मशका लाना पर मशका लावे, मालिक दा का फल फूल लाना लावे या ना लावे। हमारा काम सिर्फ एफर्ट है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप सेल्स की नौकरी कर लें, आप एग्जाम्स कर लें, आप सिर्फ एफर्ट दे सकते हैं, रिजल्ट आपको नहीं पता कि क्या आएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको रिजल्ट की बेसिस पे मार्क्स नहीं देने हैं, उसने जन्नत और दोज़ख का फैसला आपकी नीयत की बेसिस पे करना है कि आपने किया क्या, इवेंचुअली उससे रिजल्ट क्या है, ये बात की बात है। ये इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, वो शायद सवाल ये जो कि किसी जमाने में मैं अपनी जिंदगी में पूछा करता था कि जब आप, हर इंसान की जिंदगी में एक दौर आता है जब वो मुश्किलात से, तकलीफों से गुजर रहा होता है। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा जी मैं इस वक्त अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ, मुझे बताएं, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है या उसका मेरे किसी काम की वजह से अजाब है। तो बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा सिर्फ ये देख लो कि उस आजमाइश के आने के बाद आप क्या रब ताला के करीब आते हैं या तुम अपने रब से दूर हो जाते हो। अगर रब के करीब आ रहे हो तो ये उसकी आजमाइश है तुम्हारे लिए, अगर दूर हो रहे हो तो ये आजाद है, अपनी राहें सीधी कर लो, अब ये सजा है तो अपने आप को ठीक कर लो। तो ये चीजें जब मैटर करती है ना, तब आपको समझ में आता है कि आपकी कामयाबी, आपकी मेरी कोई कामयाबी और कोई नाकामी नहीं है। एक इंसान कामयाब कब होता है, जब उसको कब्र में लिटाया जाता है, तब उसको पता चलता है कि उस जिंदगी में कामयाब हुआ कि नहीं। हमारे यहाँ कामयाबी का स्टैंडर्ड ही बदल गया। लेकिन इम्तिहान यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा ही सहल पसंद भी हो गए हैं, आसानी पसंद भी हो गए हैं, या अपने कंफर्ट जोन में रहना भी पसंद करते हैं। हम एफर्टलेस काम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पैसा तो आए लेकिन हमें कोई मेहनत, कोई मुशक्कत, कोई भाग दौड़ ना करनी पड़े। और हम वो लोग भी हैं कुछ कि जो इस बात पर तवक्कल करते हैं कि अल्लाह ने रिस्क लिख दिया है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अल्लाह ने जो रिस्क लिखा है उसके लिए भी हमें हाथ पांव चलाने होंगे। वो बिस्तर पर बैठे बैठे नहीं मिलेगा, वो हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल कर ही हासिल करना पड़ेगा। और बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे दीन में कह दिया गया है कि अगर तुम्हें रिज़्क की कमी है या कुछ बेहतरी चाहते हो तो हिजरत करो और अपने लिए रास्ते, राहें जो है वो तलाश करो। लेकिन अगर हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो आप समझते हैं कि तरक्की की मनाजिल तय की जा सकती हैं, या वो फरावानी है रिस्क, या फिर वो आसानियाँ, आसाइशें, या वो अचीवमेंट जो हम चाहते हैं वो बिस्तर पर बैठे हुए कंफर्ट जोन के अंदर ही हमें मिल सकती हैं? हरगिज़ नहीं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने इरशाद फरमाया है कि लैसल इंसाना इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। पहले अपने ऊंट को खूंटे से बांधना है, फिर अल्लाह पर तवक्कल करना है। मुझे अंग्रेजी की कहावत बड़ी अच्छी लगती है, मैंने तो इवन अपने ऑफिसेज में बड़ी बड़ी लगा के रखी हुई है ताकि सारी दुनिया देखे। वो कहावत है, कहते हैं कि इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड देन यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। अगर सारी जिंदगी वही करते रहोगे जो सारी जिंदगी करते आए हो, तो सारी जिंदगी वही मिलेगा जो सारी जिंदगी मिलता आया है। वही नहीं चाहिए ना, तो उसी लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। जब तक आप बिस्तर से निकलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, मुश्किलात आएंगी, तकलीफें आएंगी। ये दुनिया आलमुल असबाब है। ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसों की जरूरत थी, आपने दुआ की, अलमारी खोली और सामने पैसे रखे थे। आप जब पैसे की दुआ करेंगे तो अल्लाह कोई अपॉर्चुनिटी भेजेगा, उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा, फिर एज अ रिजल्ट आपको पैसा मिल सकता है। ये काम करने वालों की दुनिया है, आलमुल असबाब है, ख्याल करने वालों की नहीं है। जो एफर्ट करता है, टफेस्ट होता है, वही सर्वाइव करता है। अच्छा इमरान भाई, पहल कहाँ से की जाए? वो जो फर्स्ट डाइव होती है, बारिश का पहला कतरा बनना, पहला कदम उठाना, ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है। मुख्तलिफ तरह के खौफ होते हैं, डर होते हैं, रिस्क के हवाले से, हार के हवाले से।
तो उस खौफ को, उस डर को और उस कमिटमेंट को निभाने के लिए वो मोटिवेशन कहाँ से लाई जाए कि पहला कदम उठा लिया जाए? फिर जो तजुर्बाकार लोग हैं जिन्होंने बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं, वो कहते हैं कि जी पहला लाख या पहला करोड़ बनाना मुश्किल होता है, वो बन जाए तो फिर उसके बाद लाइन लग जाती है। तो वो आगाज़ कहाँ से किया जाए? आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरा ये ख्याल है कि इसमें ना इतने सारे स्नेक्स एंड लैडर्स की गेम है जिंदगी कि आप उतार चढ़ाव इतने हैं, इतने नशेबो फराज है कि पहले करोड़ के बाद हो सकता है आप पहले लाख पे आ जाए, आप ऊपर ना जा पाए। तो इसमें जो समझने वाली चीज है ना वो ये है कि आपको कंफर्ट जोन से निकलने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। नंबर 1, दुनिया के साथ कंपैरिजन बंद कर दें और दुनिया की टाइमलाइंस देखनी छोड़ दें। मैं मिसाल के तौर पर अगर कोई खातून हूं तो भाई मेरी अगर 25 पे शादी नहीं हुई और 27 तक बच्चे नहीं हुए और 28 तक, ये कौन सी टाइमलाइन? ये किसकी टाइमलाइन है? ये किसके हिसाब से कंपेयर करें? ये दुनिया का एक स्टैंडर्ड है। दुनिया के स्टैंडर्ड पर आपने नहीं चलना। अल्लाह सुब्हानो तआला ने आपका अलग और दुनिया का अलग इम्तिहान लेना है। तो दुनिया के साथ कंपैरिजन करना बंद कर दें कि उसको इतनी उम्र में गाड़ी मिल गई थी, उसको इतनी उम्र में बच्चे हो गए थे, तो मेरी जिंदगी की ट्रेजेक्टरी भी वैसी चलनी चाहिए। आपकी जिंदगी की ट्रेजेक्टरी जैसी चलनी चाहिए थी वैसी चल रही है और इससे बेहतर करना है तो उसके लिए एफर्ट करनी है। दुनिया के साथ कंपैरिजन बंद कर ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला जहां आपको रखना चाहता है इस वक्त उसने रखा हुआ है, लेकिन इससे आगे की एफर्ट आपको करनी है। अगर अपने हालात बदलने, पहले दिन आपको सब कुछ नहीं मिल जाएगा क्योंकि दुनिया आलमुल अस्बाब है। यहाँ सिर्फ दुआओं पे काम नहीं चलता, एफर्ट पे काम चलता है। एफर्ट करेंगे, रिजल्ट उसके हाथ में, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो आप कंपैरिजन बंद करें, आप टाइमलाइंस बंद करें। टाइमलाइंस देखना छोड़ दें कि दुनिया में क्या टाइमलाइंस देखना छोड़ दें और अपने आप को ये इस चीज़ के लिए कैसे तैयार किया जाए इम्तिहान भाई के जो हम करने जा रहे हैं, जो मेहनत या जो हमने बीड़ा उठाया है या जो भी स्ट्रेटजी हमारी, जो भी प्लान है किसी चीज़ को हासिल करने का, कोई भी गोल हमने सेट किया है और उसके बाद नताइज कुछ भी हो सकते हैं। हमें हार की सूरत में भी देखने को मिल सकते हैं, हमें जीत की सूरत में भी, हमें लॉस भी हो सकता है और हमें बेनिफिट भी मिल सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये अपने आप को नताइज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो उसके बाद हिम्मत हार बैठते हैं। कोई ऐसा बिजनेस कर लिया, कोई ऐसा इम्तिहान देना था उन्होंने और वो फेल हो गए या वो उस इम्तिहान में पास नहीं हो पाए, कम मार्क्स ले लिए, या फिर बिजनेस के अंदर उन्होंने लॉस उठा लिया तो फिर उसके बाद वो कहते हैं वो दोबारा कोशिश ही नहीं कर पाते हैं। या फिर एक अगर बंदा उतरा है तालाब में तैरने के लिए और वो गोता खा गया है तो वो फिर उसके बाद वो उसके अंदर एक डर और फिर बैठ जाएगा कि नहीं, मैंने अब दोबारा पानी में नहीं उतरना। तो अपने आप को, अपने दिमाग को किस तरह से तैयार किया जाए आने वाले रिजल्ट के लिए, चाहे वो कुछ भी हो? देखिए, जब आप ये समझते हैं ना कि हर चीज मिल जाने बल्ला है तो आप अल्लाह के ऊपर रिजल्ट छोड़ देते हैं। शायर कहता है ना कि जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा ही ना चाहे तो मैं क्या करूं। ब्रैडमैन सदी का या शायद पिछले 150 साल में जितनी क्रिकेट की हिस्ट्री रही है सबसे बड़ा बैट्समैन था। जब वो बैट्समैन इतना अच्छा था उसने अपनी जिंदगी के हर मैच में सेंचुरी बनाई। जिस दिन उसने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की और आखिरी मैच खेला, उस मैच में वो 98 पे आउट हो गया। पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट समझने वाला है कि 100% सक्सेस रेट था, स्ट्राइकिंग रेट था। इवेंचुअली वो स्ट्राइकिंग रेट क्या बना? वो 100% नहीं बना, वो 99.999% बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100% सिवाय खुदा की जात के कोई चीज नहीं होती है। आपका काम जिंदगी में बहुत दफा ऐसे होगा, आप इम्तिहान में फेल भी होंगे, कारोबार चलेंगे, कारोबार नहीं चलेंगे, पार्ट ऑफ लाइफ है, नौकरी रहेगी, चली जाएगी, क्योंकि आप 100% नाउजुबिल्लाह आप खुदा नहीं है। आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। यू नीड टू एक्सेप्ट देम कि यू आर नॉट परफेक्ट, और उसका सिर्फ एक तरीका होता है और वो सरेंडर में होता है। जब आप हर तरीके से हाथ पैर मार कर देख लेते हैं ना कि कुछ नहीं बन रहा है, तब आपको समझ में आता है कि मे बी इफ आई सरेंडर एवरीथिंग फिक्सेस। और फिर जब आप सरेंडर करते हैं चीजें बेहतर हो जाती हैं। ये नाकामी, ये कामयाबी पार्ट ऑफ लाइफ है। आप नाकामी पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। आप कभी अरब में जाकर देखें, अरब में आप किसी के घर जाए ना अफसोस करने की, जी आपका फलाना रिश्तेदार वफात पा गया तो हम अफसोस करना है, तो पहला लफ्ज उनके मुंह से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने वापस ले ली। हमारे यहाँ रोना पिटना खत्म नहीं होता है, तो हम अफसोस करते हैं कि अल्लाह ने, नौजुबिल्लाह, अल्लाह ने ये किया कैसे कि हमारे प्यारे को हमसे जुदा कर दिया। हम मौसम की कितनी शिकायत करते हैं, हम कहते हैं उफ अल्लाह आज कितनी सर्दी है, आज कितनी गर्मी है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कर रहे हैं, हम शिकायत कर रहे हैं कि या अल्लाह मुझे इस किस्म का मौसम नहीं चाहिए था, नौजुबिल्लाह तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने इस तरह का मौसम कर दिया। हम हर चीज में शिकायत करते हैं, तो हम सरेंडर तो करते ही नहीं है, हम दुनिया अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। जब हर चीज मिल जाने बल्ला है तो सिवाय अल्हम्दुलिल्लाह के मुंह से कुछ नहीं निकलना चाहिए। जब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, कोशिश तो है, कोशिश करें, रिजल्ट छोड़ दें। अल्लाह ताला अपने आप को जहां पहुंचाने वो पहुंचा देगा। एंड बिलीव यू मी, जो इंसान सोचता है ना, उससे बेहतर रब ने उसके लिए प्लान करके रखा होता है। वी जस्ट नीड टू ट्रस्ट दिस। थैंक यू सो मच। इम्तिनान अहमद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है। हमारा काम है एफर्ट करना, और इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है मेहनत करने के लिए ही, कोशिश करने के लिए ही, और फिर कोशिश करने के बाद फैसला या जो रिजल्ट है उसको अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और फिर अल्लाह ताला उन्हें बैठे हुए वहीं पर समर भी उसका दे देता है। तो इसी तरह की एक स्टोरी है खैरपुर के पसमानदा इलाके गाँव खीर खान शेर की रिहायशी बाहिम्मत खातून हैं ये शहरबानो शर, जो कि केले के तने से धागा बनाकर फ़रोख्त करने के साथ साथ उस धागे से आराइशी अशिया भी बनाती हैं और फिर उन्हें फ़रोख्त करके अपने घर के अखराजात भी चलाती हैं। तो अगर वो ये सोच बैठती कि मैं इतने दूर दराज इलाके में क्या करूं, कैसे कोई काम शुरू करूं या कैसे अपने घर वालों का पेट पालूं, तो फिर मेरे ख्याल में वो इस तरह से अपना घर ना चला पा रही है। इस तरह की बहुत सी मिसालें, बहुत से किरदार, बहुत से लोग हैं जो कि किसी भी बहाने को तलाश नहीं करते बल्कि अमली ज़िंदगी में कुछ करके दिखाते हैं। तो इस बाहिम्मत खातून शहरबानों की कहानी गुलजार मंगी बता रहे हैं, आइए हम भी सुनते हैं। ये है खैरपुर के पसमानदा तरीन इलाके अहमदपुर के गांव खेर खान शर की बाहिम्मत खातून शहरबानो शर, जो केले के तने से धागा बांध कर फरोख्त करने के साथ उसी धागे से कमाल महारत के साथ आराइशी अशिया बनाकर बाजारों, NGOs और ऑनलाइन फरोख्त करके अपने घर का गुजर बसर करती है। आराइशी अशिया में हाथ के कंगन, हैंड बैग, आराइशी पर्दे, पेन होल्डर, रोटी रखने की चंगेरी, रस्सी और दीगर अशिया कमाल महारत के साथ बनाती हैं, जिसके एतराफ़ में शहरबानो शहर को कई मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड से भी नवाजा गया है। एफर्ट जो कि कर रही हैं शहरबानो, और किस तरह से वो केले के तने से खूबसूरत आराइशी चीज़ें बना रही हैं और अपने घर वालों के लिए और अपने लिए ज़रिया मौश बनी हुई हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज मुल्तान सुल्तान्स की मलकियत के मामले पर बोर्ड्स ने फ्रेंचाइज की फ़रोग के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है, और PCB ने नाज़रीन मुल्तान की बिड्स के लिए ख्वाहिशमंद पार्टीज़ को मदऊ भी कर लिया है जो मुल्तान टीम की फ्रेंचाइज राइट्स के लिए बिड कर सकती हैं। जी हाँ, टेक्निकल प्रपोजल्स के लिए दस्तावेज़ात जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जनवरी है, और PCB के मुताबिक तकनीकी तौर पर क्वालिफाइड जो बिडर्स होंगे अगले मरहले में वो दाखिल होंगे। तो क्या वो खुश नसीब अब हम देखें अली तरीन साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑन करते हैं मुल्तान सुल्तान को। जब उन्होंने खैर बात कहा था, जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी जुनेद जब उन्होंने वापस बिडिंग का हिस्सा बनना चाहा तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो मुल्तान सुल्तान को ही वापस हासिल करें, लेकिन उस वक्त मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का देने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन अब क्योंकि बिडिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है मुल्तान सुल्तान को भी, तो अब क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो सामने आ सकती हैं। हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। इमरान भाई, इश्तिहार भी जारी कर दिया गया, कौन सी पार्टीज़ ऐसी हैं जो सामने आ सकती हैं, और क्या अली तरीन का भी नंबर हो सकता है मुल्तान सुल्तान के लिए? क्या उनको भी गौर, उनके नाम पर भी गौर हो सकता है? बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर। देखें, जिसके पास कोई 3-4 अरब रुपया होगा सालाना खर्च करने के लिए, तो वो सामने आ सकता है, क्योंकि जैसे 1 अरब 85 करोड़ पर गई है टीम, ये चौथी टीम, उसके बाद अगर आप मुल्तान सुल्तान को बेचेंगे तो यकीनी तौर पर वो उसकी कीमत इससे ज़्यादा ही जाएगी, और उसमें 1 अरब रुपया लगभग शामिल करना पड़ता है आपको उसके अखराजात के लिए, दीगर अखराजात के लिए। तो अब लगभग ये 4 अरब रुपए का है। जिसके पास 4 अरब रुपए होंगे लगभग, तो वो खरीदने की पोजीशन में होगा। और अगर अली तरीन खरीदना चाहेंगे
तो यकीनी तौर पर उनका भी किसी भी ग्रुप का इतना खर्चा तो होगा। तो देखते हैं कि अली तरीन दोबारा उसका हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन जब वो दस्तबरदार हुए थे उस वक्त तो उन्होंने यही कहा था कि वो मुल्तान सुल्तान की अगर कहीं बोली होती है या उसकी ऑक्शन की तरफ जाते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि वो सिर्फ एक टीम की मलकियत का नहीं है, वो साउथ की रिप्रेजेंटेशन बहुत अहमियत रखती है। तो उसके लिए उन्होंने किया था, दस्तबरदारी की थी। तो देखते हैं अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको मुल्तान सुल्तान के ऑक्शन के लिए जाता है तो क्या वो उसका हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं। सही। अच्छा, ये भी जो तब्दीली हुई है इसकी वजह क्या है? पहले मोहसिन नकवी साहब का ये कहना था कि पीसीबी खुद इसे प्रॉफिटेबल बना के दिखाएगी, खुद इसे हम चलाएंगे, तो क्या तवक्कुआत से ज़्यादा जो बेड्स आ गई हैं हैदराबाद की और सियालकोट की, इस वजह से इरादा तब्दील हो गया या कोई दबाव था? शफाफियत के हवाले से भी बातें बड़ी होनी शुरू हो गई थी। तो असल मुद्दा है क्या, ये फैसले में तब्दीली का आ जाना? और फिर इसके बावजूद अभी अली तरीन को आपको लगता है कि जो एक ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, जो तलखी चल रही है दोनों में, पीसीबी और अली तरीन के दरमियान, उसके बाद भी उन्हें मौका मिल सकता है? देखिए, वजूहात कई हो सकती हैं, जैसे आपने जिक्र किया है। एक तो ये है कि जब आप ये बात करते हैं कि हिकमत अमली और मनसूबाबंदी क्या होती है, तो उसमें तो कमी नज़र आती है कि चंद दिन पहले तक अगर बोर्ड ये सोच रहा है कि वो इसको खुद चलाएगा, लेकिन अचानक से अगर बोली अच्छी हो जाती है दो टीमों की तो वो अपने ख्यालात बदल देते हैं। तो ये कमज़ोर हिकमत अमली तो ज़रूर है, और सोच का महदूद होना भी यहाँ पर आपको नज़र आता है कि खुद बोर्ड को इस चीज़ का अंदाज़ा या एहसास नहीं था कि इतनी अच्छी बोली हो सकती है टीमों की। लेकिन अगर आप मुल्तान की पहले वाली कीमत को देखते हैं और वैल्यूएशन के बाद उसकी कीमत को देखते हैं तो फिर ये कोई इतनी बहुत बड़ी छलांग इसको नहीं कहा जा सकता। 10 साल का बिजनेस है पाकिस्तान सुपर लीग का, दुनिया में अदायगियों के हवाले से उसका एक मोहतर नाम है पाकिस्तान सुपर लीग का। तो एक पहलू तो ये है कि इसके बावजूद भी अगर ये ख्याल नहीं था कि इतने पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मसाइल एडमिनिस्ट्रेटिव जिसका जिक्र किया जाता है वो अपनी जगह पर मौजूद है। आप देखें ना कि अगर लगभग 1 अरब 5 करोड़ रुपये मुल्तान सुल्तान की आखिरी कीमत है, वैल्यूएशन के बाद उसमें आप 35-40 करोड़ का इजाफा करते हैं, वो लगभग 1.5 करोड़ के करीब तो 1.5 अरब के करीब तो चली जाती है। और 1.5 अरब से 1 और 1.85 पर ही गए हैं ना आप जी। तो 35-40 करोड़ के इजाफा उसमें नजर आता है। तो इस सूरत हाल में तो ये कहा जा सकता है कि शायद कहीं हिकमत अमली में कोई कमजोरी थी, और पहले यही कहा गया था बोर्ड की तरफ से कि वो इसको क्योंकि कुछ कानूनी चीजें हैं जिस वजह से इस बरस में उसकी नीलामी मुमकिन नहीं है, लेकिन अब कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है। बिल्कुल। और अब आप देखते हैं कि कौन सी पार्टीज इसमें हिस्सा लेती हैं, किन के पास इतना पैसा मौजूद है और कौन सी पार्टीज सामने आती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इमरान भाई प्लेयर्स की ऑक्शन के ऊपर। फ्रेंचाइज मालिकान ये कहते हैं कि जो खिलाड़ी चाहिए होते हैं वो कोई पहले ही और पिक कर लेता है, तो ऑक्शन के ज़रिए खिलाड़ियों को अपनी ज़रूरत के तहत तमाम टीमें जो हैं, तमाम फ्रेंचाइजेज वो प्लेयर्स हासिल कर पाएँ। एक तो ये बताएगा कि ऑक्शन का तरीका कितना प्रैक्टिकल है पाकिस्तान PSL के अंदर, और क्या कार यही होना चाहिए? देखें, इस पे भी मुख्तलिफ आरा हैं। अगर सिर्फ ये कहा जाए कि जो खिलाड़ी चाहिए होते हैं वो कोई और पिक कर लेता है ड्राफ्ट में, तो बोली में भी तो हो सकता है ना ऐसा। क्या बोली में ऐसा मुमकिन नहीं है जब आप ऑक्शन में जाएंगे? अगर फर्ज कर लें कि मैं शाहीन आफरीदी को की खिदमत हासिल करना चाहता हूँ और बोली में सबसे ज्यादा बोली भी फिर मैं शाहीन आफरीदी के लगा दूँ, तो फिर क्या होगा? तो ये तो कोई इतनी, मतलब आप बैठे हैं यहाँ पे, आप बोली का हिस्सा है प्लीज ऑक्शन का, आप बाबर आजम की खिदमत हासिल करना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं बाबर आजम की खिदमत हासिल करूँ, ठीक है, तो आप तो फिर हाईएस्ट बिड की तरफ जाएंगे ना। जितनी ज्यादा आप उसके ऊपर खर्चा करेंगे, जितने ज्यादा पैसे आप लगाएंगे, आप खिलाड़ी की खिदमत हासिल कर लेंगे। और हम सब ने बचपन से लेकर अब तक कौमी तराने को बहुत बार सुना, बहुत बार पढ़ा, और आज आपको बताते हैं कि उनके जो तख्लीक़कार थे कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी साहब, 126वां यौम पैदाइश आज उनका मनाया जा रहा है। और अबुल असर हफीज़ जालंधरी ने अपनी ज़िंदगी का निस्फ़ से ज़्यादा हिस्सा इल्म व अदब की आबियारी पर लगाया है। नगमाजार, सोज़ो साज, इस तरह की बहुत सारी उन्होंने नज़्में, नगमे, बहुत सारी चीज़ें तहरीर की हैं। बिल्कुल। तलगाबा, शीरी, चिराग सहर, बज़्म नहीं रज़्म उनकी मशहूर मजमू में शामिल है। और हफीज़ जालंधरी 14 जनवरी 1900 को भारत के इलाका
जालंधर में पैदा हुए थे और आज़ादी के बाद उन्होंने लाहौर के जानिब नकल मकानी की। हफीज़ जालंधरी मारूफ शायर और नसर निगार थे। उनकी शायरी मजहबी, हुब्बुल वतनी और लोक गीतों पर मुश्तमिल थी और उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना तख्लीक करके शोहरत हासिल की। और हफीज़ जालंधरी नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना भी उन्होंने ही लिखा। हफीज़ जालंधरी ने अगरचा किसी तालीमी इदारे से अस्नाद तो हासिल नहीं की, लेकिन उन्होंने सिर्फ रस्मी तालीम हासिल की थी और तालीम की इस कमी को उन्होंने अपने भरपूर मुताले और रियाजत से पूरा किया था। बिल्कुल ऐसे ही है और अपनी तालीमी इस्तेदाद बढ़ाई थी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से नामवर शुअरा में जगह बना ली थी और इस सिलसिले में उन्हें आला तालीम याफ्ता फ़ारसी के अजीम शायर मौलाना ग़ुलाम कादर बिलग्रामी की सरपरस्ती भी हासिल रही है। तो बहुत ही हमारे मुल्क के लिए उन्होंने अपनी खिदमात पर अंजाम दी हैं, असासा थे हमारा और हमेशा याद रखे जाएंगे। जब जब तराना गूंजेगा तब तब उन्हें याद किया। हम आगे बढ़ते हैं और अभी बात कर लेते हैं ईरान में जो जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हैं। आलमी सियासत को एक बार उन्होंने फिर से खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है और इसमें बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मुजाहिरीन की खुलकर हिमायत करते हैं और न सिर्फ एहतजाज जारी रखने का पैगाम देते हैं बल्कि ईरानी इदारों पर कब्जे की खुली तरगीब भी दे रहे हैं। उकसाया जा रहा है ट्रंप की जानिब से और कहा जाता है कि ईरान के जो मुहिब्बे वतन लोग हैं वो एहतजाज जारी रखें, उन्हें इमदाद पहुंच रही है। तो ये किस तरह की सियासत है जो डोनाल्ड ट्रंप सब कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप सब के इस तरह के जो बयानात हैं वो इस खित्ते को किस नई आग में झोंक सकते हैं। मंसूर जाफिर साहब इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। एक तो ये जो मुजाहरे थे उसको हम उन रैलियों के ज़रिए उसका असर ज़ाहिर होते हुए देख रहे हैं जो कि हुकूमत की हिमायत में निकल रही हैं, उसके अंदर भी लाखों लोग शरीक हो रहे हैं। तो ये तासुर देना कि तमाम ईरानी अवाम इस वक्त हुकूमत के या रजीम चेंज के हक़ में है, हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ये तासुर भी गलत हो गया। साथ में डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली? क्या वो इस मुजाहरे को पुरतशद्दुद बनाने में अपना किरदार बाकायदा अदा कर रहे हैं? जिस तरह के हम देख रहे हैं विजुअल्स जिसमें कुछ तखरीबकार भी पकड़े जा रहे हैं, CIA के, मुसाद के, जो कि डायरेक्ट फायरिंग करने में इन्वॉल्व हैं, मसाजिद को जलाने में इन्वॉल्व हैं और साथ में इमदाद पहुँचने की अगर वो बात करते हैं आवाम से मुखातिब होते हुए, तो वो किस तरह की इमदाद पहुँचने की बात करें मंसूर साहब? जी, इस वक्त ईरान को जिस बहरान से दो चार किया गया है, यकीनन वहाँ के कुछ मसाइल तो दाखिली आप कह लीजिए जो पॉलिसियाँ हुकूमत की खासतौर पर मैशत के हवाले से, इसी तरीके से जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है उसके हवाले से, बेरोज़गारी, वो एक जेन्युइन मसाइल हैं और आवाम ने इस बार अक्रॉस द बोर्ड होकर जिस तरीके से सड़कों पर निकले हैं तो उसकी वजह से ये मुजाहरे इस हवाले से यूनिक हैं कि इनकी इंटेंसिटी और इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो माजी में होने वाले इस तरह के जो मुजाहरे वो भी किसी ना किसी तरीके से उसमें फॉरेन एलिमेंट भी मौजूद होता है, एक फॉरेन एजेंडा भी, कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पे, कभी ख़वातीन हुकूक के नाम पे, कभी पर्दे के नाम पे, इस नौइयत की चीज़ें, कभी एक नाम नहाद इस्लाह पसंद एजेंडे की बात करके इस नौइयत का मैदान सजाया जाता है। लेकिन इस बार उसमें शिद्दत इस वजह से आई कि उसमें लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पर शरीक हुए और ये तकरीबन अक्रॉस द ईरान हुए हैं, किसी मखसूस एक आध दो शहरों में नहीं हुए, पूरे ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं और इनमें इस बात का इस वक्त तक सबूत बाकायदा मिल चुका है कि इसमें मोसाद और अमरीकी जो एजेंट्स हैं वो बाकायदा इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि माजी में होने वाले आप मुजाहरे देखें तो उसमें कभी भी जो मजहबी मकामात हैं, खासतौर पे जो मज़ारात हैं, जो मसाजिद हैं, उनको नजर आतिश नहीं किया गया, क्योंकि बड़े इस नौइयत ही की एक्टिविटी अफसोसनाक करके किस्म के विजुअल्स देखने को मिले हैं मंसूर जाफर साहब। मसाजिद जो है वो नजर आतिश की गई हैं, जलाकर खाक कर दी गई हैं, बहुत सारे ऐसे दीनी मदारस जो हैं उनको जलाया गया है, बहुत सारे ऐसे मकामात हमने देखे जो कि मुसलमान होने की हैसियत से मुसलमान ये हरकत इस तरह की नहीं कर सकते, वो ईरानियंस हो या फिर कोई भी किसी भी अदर मुल्क के मुसलमान हों, वो अपनी मसाजिद को या अपने मदारस को इस तरह से नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जिस तरह आपने भी कहा कि अब तो शवाहिद भी मिलना शुरू हो चुके हैं कि उसमें बहुत सारे अमरीकी एजेंट भी हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पेंटागन की जानिब से भी, अमरीकी मीडिया की जानिब से भी इंदिया दिया जा रहा है और कहा जा रहा था रात गए कि आज रात हमला किया जा सकता है ईरान के ऊपर। और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब तो खुद भी मुंह से बोलकर कहते हैं कि अब ईरानी हुकाम के साथ किसी किस्म की कोई गुफ्तो शुनीद नहीं हो रही है, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, अब अटैक हो सकता है। तो कितने रोशन इम्कान है इस बात के कि अटैक हो सकता है, और अगर होता है हमला अमेरिका की जानिब से तो आप समझते हैं कि ईरान इस सिचुएशन में है अब कि वो जवाब दे सकेगा बर वक्त और इस हमले को रोक पाएगा? इवन जी, जहाँ तक तो अमरीकी हमले का ताल्लुक है तो आपने नोट किया होगा कि कल उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो तर्जुमान है उनसे भी ये सवाल किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कब हमला करेंगे। तो उन्होंने कहा जी इसका इल्म जो है वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब को ही है, क्योंकि वो अपने जो टेबल पर जिस अंदाज से कार्ड फैला के बातें करते हैं
ये उन्हें पता है या ईरान को पता है, क्योंकि इन दोनों ने एक ने हमला करना है और दूसरे पर हमला होना है। जहाँ तक ईरान पर किए जाने वाले हमले के बाद की सूरत हाल है, तो आपको याद होगा कि माजी में ईरान ने कुछ सिंबॉलिक रिएक्शन दिया, खासतौर पर कतर पर एक जवाबी हमला किया और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा भौचाल पैदा हुआ है। तो इस बार भी ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात, अमरीकी इंतजामिया के बयानात मुजाहिरीन को एड्रेस करते हुए जो आ रहे हैं कि इमदाद आ रही है, इमदाद आ रही है, ये बयानात आपको याद होगा कि हम जब 71 का डिफैकल हुआ था, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, तो उस वक्त भी हमें इसी नौयत के ऐलानात सुनने को मिलते थे कि अमेरिका का 7वां बैरी बेड़ा है, वो बस अभी आया पहुंचा है और आपकी मदद की जा रही है। तो अमेरिका जो है वो किसी की मदद के लिए नहीं आता, लेकिन अमेरिका को ये याद ज़रूर है कि इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर उनका एक बहरी बेड़ा बहरीन के पास खड़ा है और वो इस वक्त ईरान का एक करने वाला उस पर हो। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी उनकी बेसेस हैं, इस बार वो तमाम की तमाम निशाने पर होंगी और ईरान ने ये बात कह दी है कि अगर हम पर हमला किया गया तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इस जंग को जो है, और ये बुनियादी तौर पे जो ईरान की धमकी है, ये खत्ते के ममालिक इस वक्त ज़रा गूंगे और बहरे बन के बैठे हुए हैं, उनको एड्रेस किया गया है कि आप अगर समझते हैं कि आप इन अमरीकी अड्डों को अपने पास रख के खुद महफूज हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम मरेंगे तो फिर साथ आप भी मरेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये एक मैं समझता हूँ वार्निंग है। इस वार्निंग के ऊपर कितने कान धरे जाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये क्या मुनाफकत है कि अपने ही मुल्क के अंदर, चाहे ये जितनी भी मगरबी दुनिया है, इवन अमेरिका के अंदर करंटली इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया है IS एजेंट्स की तरफ से, उसके खिलाफ शिद्दत के साथ मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज चल रहा है। तो उन मुजाहिरीन को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ईरान में जो मुजाहरे हो रहे हैं उनको अमेरिका सपोर्ट भी करता है और वहाँ पे अब इमदाद पहुँचने की बात भी की जा रही है। लेकिन आपको लगता है कि रजीम चेंज से अमेरिका अपने अहदाफ हासिल कर लेगा और फिर अगर मौजूदा सेटअप है, आयतुल्लाह खामनाई को हटाया जाता है, नई हुकूमत का बागदौड़ कौन संभालेगा? रज़ा पहलवी होंगे, कोई और ऑप्शन होगी? अपोजिशन जमातों के साथ वो दावा कर रहे हैं कि उनका राब्ता भी है, लेकिन कोई और किरदार आ भी जाए तो उससे अमेरिका अपने अहदाफ हासिल कर पाएगा? जहाँ तक तो अमेरिका की पॉलिसी के जिसमें वो अपने लोगों को मुजाहरे की इजाज़त दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मुजाहरे की इजाज़त नहीं दे रहा, तो ये ही मैं समझता हूँ एक दोहरा मेयार है अमेरिका का और मगरब का कि जो चीज़ वो अपने लिए पसंद करते हैं वो दीगर दुनिया के लिए नापसंद करते हैं। जहाँ तक ईरान के अंदर रिजीम चेंज का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पहलवी ख़ानदान के पहलवान साहब जो हैं वो बाहर से बैठ के जो है यहाँ पे आवाम को कह रहे हैं कि बड़े चलो बड़े चलो, तो उन्होंने खुद तो यहाँ आना नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस खत्ते में जिसने भी हामिद करज़ई बनने का किरदार कबूल किया है, उसके बाद हामिद करज़ई का जो सलूक है वो भी ईरान के और दुनिया के सामने है। तो लिहाजा कभी भी वो ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने अपने आप को इसराइल कैंप के अंदर रखा हुआ है और इसराइल नवाज लीडर के तौर पर मुतारफ़ करा रहे हैं, तो ईरान के अंदर किसी इसराइल नवाज जो भी सियासी क़यादत है उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान ने अगर अपने यहाँ कोई तब्दीली करनी है, कोई इस्लाहाती अमल करना है, तो वो उनका एक दाखिली एजेंडा है और वो उसी पर चलेंगे। क्योंकि आपके इल्म में होना चाहिए कि फ़ारस की तारीख जो है, जो पर्शिया की जो तारीख है, उसमें इस रीजन ने कभी भी किसी गैर मुल्की एजेंडे को, कभी किसी इस्तेमार को जो है वो कबूल नहीं किया। यही वजह है कि ईरान इस वक्त इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त टुकड़ियों में बांट दिया इसी इस्तेमार ने, इसी कॉलोनियल सेटअप ने, जिसमें छोटे छोटे अरब सल्तनतें, किंगडम्स और शेखडम्स। मंसूर साहब, आपको कोई झड़प होती दिखाई दे रही है अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, और उस झड़प के नतीजे में आपको क्या लगता है कि चीज़ें किसके हक में ठीक या सीधी होती दिखाई दे रही हैं? क्योंकि इंटरनल एक बहरहाल इख्तलाफ तो है अवामी सतह पे महंगाई को लेकर। देखिए जी, इस वक्त जो बिल्डअप किया जा रहा है उसे देखते हुए तो इस बात के कराइन दिखाई देते हैं कि अमेरिका जो है इस नौयत की कोई हमाकत करेगा। अब उसकी मोडेलिटीज़ जो हैं ये एक महल नज़र चीज़ है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के लिए बराह रास्त हमला आपके इल्म में है कि वो इस लिहाज से लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब खित्ते का कौन सा मुल्क जो है वो अपना कांधा और अपनी बेसिस फराहम करता है और उसके बाद उसका क्या अंजाम होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इसराइल मिसाइल हमले करता है तो इस वक्त ईरान ने जो इस जंग के पीरियड के बाद जो अपने सुपरसोनिक मिसाइल और अपने बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज बढ़ाई है, वो भी यकीनन अमेरिका और ईरानी जो इसराइली इंटेलिजेंस है उनके इल्म में है। और उन्हें पता है कि इस बार ईरान जो है हिट हार्ड करेगा और उसका जवाब जो है सख्त होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे बढ़कर जो ईरान के पास जो सबसे बड़ी एक लीवरेज मौजूद है, ख़ासतौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मज़, आबनाए हॉर्मज़ की बंदिश के हवाले से, तो ईरान इस बार उस ऑप्शन को भी ज़रूर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका को सबक इसी लिहाज से सिखाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से
अमेरिका के सदर ने इस वक्त उन तमाम मुल्कों पे जो ईरान के साथ किसी दर्जे का भी तिजारती ताल्लुक रखते हैं उन पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ऐड करने के ऐलान किए हैं। अच्छा, ये तो मंसूर जाफर साहब समझ में आ गया कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान के पास जो भी ऑप्शंस मौजूद हैं वो उन पर अमल पैरा होगा या उन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकता है। वो अब अपनाए हुर्मस हो गया या फिर दूसरी ऑप्शंस हो गई। लेकिन अगर हम देखें दीगर ममालिक को, जो इस्लामी ममालिक हैं या जो इस खत्ते के तमाम बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो अभी भी खामोश रहते हैं तो आप नहीं समझते कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो किरदार है, जिस तरह की उनकी शख्सियत है, एक के बाद दूसरा मुल्क निशाने पर हो सकता है? तो क्या तमाम जो दीगर ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक की बात करूंगी, वो क्या हेड मनी देने के बाद समझते हैं कि वो सिक्योर हैं, सेफ हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के शर से बचे रहेंगे या इवन इजराइल के शर से बचे रहेंगे? क्या इस वक्त हम देख रहे हैं कि टोटली खामोशी है सिवाय रूस के, या चाइना थोड़ा सा अगर वो खुलकर इस चीज़ पर तनकीद कर रहा है या इस चीज़ से मना कर रहा है या रोकने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा और किसी ने अपना किरदार या अपने ज़ुबान से इस चीज़ को गलत नहीं कहा है? तो नहीं समझते कि अगला नंबर किसी और का भी हो सकता है और यही वक्त है ईरान के साथ खड़े होने का या सालसी की कोई कोशिश करने का, किरदार अदा करने का? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी बतौर एक इमीडिएट हमसाया पाकिस्तान की बनती है कि पाकिस्तान OIC का एक बड़ा एक्टिव मेंबर है। तो पाकिस्तान को इस वक्त इस बात को इनिशिएट करना चाहिए कि अगर सोमालीलैंड के इशू पे जो है OIC के वज़रा खारजा का हंगामी इजलास हो सकता है तो ये उससे बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो इसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन माजी में आप देखिए कि इसी OIC के प्लेटफॉर्म से जो कतर पर हमला किया गया था, जो इजलास हुआ था, तो उसके बाद जो एक लूली लंगड़ी करारदाद सामने आई थी, उसने इन अमेरिका का और यूरोप का कौन सा मिजाज तब्दील कर दिया? क्योंकि बुनियादी तौर पे इस वक्त अपनी जिसे कहना चाहिए पड़ी है, और अमेरिका और यूरोप को बखूबी अंदाज़ा है कि ये जो हमने किंगडम और शेखडम बड़ी की हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के हद तक, अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब आप देखिए कि इस वक्त यमन के बाद जो दो अहम मुल्कों के दरमियान आपस में मतभेड़ हुई है, उसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं कि दो अहम मुल्क जो मुतमवक्किल हैं, जिनके पास मादनी वसाइल हैं, तेल, हर ज़ख़ीरा मौजूद है, अगर वो अपने दाखिली मसाइल हल नहीं कर सकते और वो एक तीसरे मुल्क को मैदान जंग बना सकते हैं, ऐसे में फ़लस्तीनी उनसे क्या आस उम्मीद लगाएं और ईरानी उनसे क्या आस उम्मीद लगाएं, जो कि माजी में उनके हरीफ रहे हैं और अब भी अंदर खाने पता नहीं वो उनको किस हद तक पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ईरान पर कोई हमला होता है तो फिर इन तमाम ममालिक को सोचना होगा कि हेड मनी को अपनी सिक्योरिटी की बुनियाद ना समझा जाए और अमेरिका पर तकिया ना किया जाए, बल्कि इस वक्त जो आग उसको बुझाने की कोशिश की जाए और ईरान का साथ दिया जाए। बिल्कुल, और अगर ये आग खुदा ना खास्ता फैलती है तो इसकी हिद्दत और शिद्दत सभी को महसूस होगी। उससे बचने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है किरदार अदा करने का। बहुत शुक्रिया, मंसूर जाफी साहब हमारे मौजूद थे। आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म, बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी